हेलो एवरीवन, नाउ यू आर लर्निंग विद सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक न्यू क्लास के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। सो वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो 11th क्लास, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के ऊपर जो थ्योरी जिसके ऊपर बेस है हमारी अकाउंटिंग। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ पर इनको अप्लीकेबल करते हैं, इनको किस लिए टाइम टू टाइम हम रूल्स वगैरह को जो अकाउंटिंग के अंदर लेके आते हैं, क्यों हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हैं एक बिजनेस के अंदर जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं तब। सो देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। डेफिनेशन किसने दी थी? बाई कोलर ने। उन्होंने कहा था कि जो अकाउंटिंग होते हैं, अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एक कस्टमाइज करके चलते हैं अकाउंट को, उनके लिए ला सेटअप करके चलते हैं। सो इसको उन्होंने प्रोफेशनल बॉडी भी कहा है कि ये प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कंडक्ट करी जाती है, किस लिए? ताकि जितनी भी अकाउंटेंसी होती है उसको इम्पोज्ड किया जाए। अ मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम, लॉ एंड ए प्रोफेशनल बॉडी, कि उसके लिए लॉ वगैरह, कस्टम वगैरह जो सेटअप किए जाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ही सेटअप किए जाते हैं। कंसेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? ये क्या होते हैं? रिटन स्टेटमेंट होती है, रिटन किए होते हैं, लिखे होते हैं, इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द इंस्टीट्यूशंस of accounting professionally, specifying uniform rules and practices for drawing the financial statement। कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि वो रिटन स्टेटमेंट होती हैं जो किन के लिए बनाई जाती हैं? अगर जितने भी इंस्टीट्यूट के टाइम टू टाइम इश्यूज आते हैं जो उनके अकाउंटिंग के सामने जब वो अकाउंटिंग करने जाते हैं, सो उनके लिए, और रूल्स वगैरह के अंदर चेंजेस करने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर कैसा होता है। सो देखते हैं फर्स्ट नेचर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइन। क्या होते हैं ये? गाइडलाइन होते हैं विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क क्रेडिएबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस। कि वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो गाइडलाइन तैयार करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, वो कब काम आते हैं? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है, वो उनके लिए फ्रेमवर्क तैयार करती हैं। ओके, मीन्स परफॉर्मा तैयार करते हैं एक। सेकंड देखते हैं नेचर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग चेंज्ड और रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि जिस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी उन्हीं चेंजेस को फॉलो करते हुए अपने आप को रिवाइज्ड कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस। सो थर्ड, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। किसके अंदर यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता लेके आते हैं जितने भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस होते हैं। एंड टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और कंसिस्टेंसी का मतलब एक रूपता लेके आते हैं, और कंपेरेटिबिलिटी मतलब अदर जो हमने अभी तक जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तैयार किया है, हमने जो प्रीवियस ईयर के अंदर उनसे फॉलो करने के बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव मिला हमें, उनके अंदर कंपेरेटिबिलिटी करता है और उनको कंसिस्टेंसी लेके आता है। फोर्थ, वेयर द अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज अवेलेबल एंड एंटरप्राइज इज फ्री टू अडॉप्ट। मीन्स अगर ऑप्शन हो अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए तो एंटरप्राइज उसको फ्रीली अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके अंदर चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू बिजनेस चेंजेस, इन्वायरमेंट चेंजेस किए जा सकते हैं। फिफ्थ देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ मैंडेटरी इन नेचर। ये अलग है, मैंडेटरी होते हैं बिजनेस के लिए, जरूरी होते हैं अडॉप्ट करने। जितने भी बिजनेस होते हैं जब भी अकाउंटिंग की जाती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही की जाती है, सो इसलिए मैंडेटरी माना जाता है इनको। सो अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन, यूनिफॉर्मेशन लेके आते किसके अंदर? अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर। जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं किसी बिजनेस या
किसी फर्म के अंदर। सो एंड पॉलिसीज बाय प्रपोजिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर सेट किए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर ट्रीटमेंट करने, उनको प्रिपेयर करने, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में ये पॉलिसीज तैयार करते हैं। सो ये इनका उद्देश्य होता है। सेकेंड उद्देश्य, टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह तैयार किया जाता है, उनके अंदर रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उनको रिलायबल बनाता है, विश्वास के लायक बनाता है, ताकि वो जो यूज़र के कॉन्फिडेंस को अपने अंदर ला सके, उनकी समझ सके, उनकी सेंस को। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिलायबल फॉर वेरियस यूजर, जो उनको यूज़ करते हैं। बिकॉज क्यों होते हैं उनके लिए रिलायबल? बिकॉज दी स्टैंडर्ड कैरिएट ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द यूज़र, कि जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये एक सेंस लेके आते हैं जो उन्होंने तैयार किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए, ताकि वो यूजर्स उनको अच्छे से समझ सकें और उनके सामने क्लियर हों, सारी की सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो। सो थर्ड, टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन बाय कोडिफाइंग द अकाउंटिंग मेथड एंड प्रैक्टिस। जो अकाउंटिंग मेथड यूज़ किए गए हैं और प्रैक्टिस यूज़ किए गए हैं वो फ्रॉड ना हो, उनसे बचा जा सके, ना ही उन मेथड्स को, उन प्रैक्टिस को मैनिपुलेट करके अप्लाई किया जा सके। ओके, सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उद्देश्य होता है। फोर्थ देखते हैं, टू हेल्प ऑडिटर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर, हमने फर्स्ट के अंदर ही पढ़ा था। सो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये ऑडिट बुक के अंदर जो हमने अकाउंटिंग तैयार की है, ऑडिटर्स की हेल्प करता है, क्योंकि वो क्लियर होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर। सो ऑडिट करने में उसमें हेल्प करता है। ये थे ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कहाँ पर होंगे। एक्सेप्ट द प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट हैव एनी कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटी। किसको छोड़ के? जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के हर जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अप्लीकेबल होगा हर जगह, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे कोई ट्रस्ट हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या कंपनीज हो, या IFRS मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया जाता है। सो 10th लास्ट देखते हैं। देयर हैव बीन वास्ट चेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी सिनेरियो विद द एमरजेंसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस किया जाए, उसकी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, किससे रिलेटेड? ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए किया जाता है। सो ये हर जगह पर इनमें लागू होता है, बस किसको छोड़ के? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस समझ आई होंगी अच्छे से, और एक बार इसकी और प्रैक्टिस कर लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको हमारी क्लासेस समझ आए, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको।